गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं गौरव प्रजापत आपको आज बताने वाला हूँ जेडीए की स्कीम के बारे में। जो जेडीए की भी नई स्कीम निकली है जिसमें प्लॉट आवंटित हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें आपको जाना है जेडीए की वेबसाइट पे। तो हम गूगल पे टाइप करेंगे जेडीए। इसमें सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। जैसे विंडो होगा ओपन होगा, इसके बाद में अपने को ये स्लाइड प्रदर्शित होगी, इसको हम काट देंगे और नीचे आएंगे। तो नीचे जैसे क्विक लिंक दिया हुआ है, इसमें रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में बताया गया है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये दिया हुआ है, देखो, जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अटल विहार में भूखंडों के आवेदन आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन। इसके जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो स्टार्ट है 18 दिसंबर 2024 से, और ये अभी 17 जनवरी 2025 तक चलेंगे। तो अभी कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। काफ़ी लोगों को काफ़ी ये हो रहा है कि ये लॉटरी अगर पहले भरेंगे तो पहले मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉटरी सिस्टम वही होता है जिसमें क्या है कि लॉटरी से ही निकलेगा अपना। तो ऐसा कुछ जल्दी भराओ या लेट भराओ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अपने को। लॉटरी की जो दिनांक दी है 29 जनवरी 2025 दी है। तो उसमें प्रोसीड पर क्लिक करते हैं एक बार। तो हम एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या स्कीम स्कीम के बारे में बताया गया है। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, जो पीडीएफ का जो साइन आ रहा है तो उसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, रूल्स, टर्म एंड कंडीशन एंड अदर इम्पोर्टेंस टू अप्लाई। तो जो हमारे लिए जो भी ये मेन मुख्य बातें हैं वो इसके अंदर बताया गया है। ये 18 पेज की एक पीडीएफ है जो ओपन हो जाएगी आपने उसे क्लिक करते ही। उसके बाद में हम चलते हैं, देखो इसके बारे में। इसमें सबसे पहले बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया के नियम शर्तों के लिए। तो आवेदन है वो 18 दिसंबर 2024 से प्रारंभ है, और इसकी अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 रखी गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और लॉटरी है जो 29 जनवरी 2025 को अंतिम रूप से निकलेगी। इसके बाद में इसमें बताया गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख सके। ये जी, ठीक है। ये जो योजना है वो अटल विहार चक्रवृतावास उपनारिकावास के लिए है। इसमें जो दर रखी गई 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखी गई है। इसमें अलग अलग वर्ग मीटर के भूखंड है, जैसे 45 वर्ग मीटर का हो गया, 46 से 75 वर्ग मीटर के भूखंड है। उसके बाद में 76 से 120 वर्ग मीटर के, 121 से लेके 220 वर्ग मीटर के भूखंड है। फिर 220 वर्ग मीटर से अधिक इसमें रखेंगे। इसमें जो सब अलग अलग रखी गई है, जैसे कि इसमें 45 वर्ग मीटर 43 भूखंड है अभी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो सबकी संख्या 99, 11, 96 और 35। इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। इसमें जो शुल्क रखा गया है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है 10,000 रुपये, और 45 वर्ग मीटर के लिए। और इसके बाद में इनकम, जैसे इनकम प्रूफ बताया गया है इसके अंदर कि परिवार की इनकम कितनी है होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लेके 3 लाख रुपए तक। और फिर जैसे एलआईजी का मतलब होता है कि लोअर इनकम ग्रुप। तो लोअर इनकम ग्रुप में 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की इसमें रखी गई है। इसके अलावा ये है एमआईजी। एमआईजी होता है कि मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप में दो कैटेगरी बनाई है गवर्नमेंट ने, जैसे मिडिल ग्रुप ए बनाई है और बी बनाई है। एक ग्रुप के अंदर रखा है इसमें 6 लाख से 12 लाख तक की जिनकी वार्षिक आय है उनको रखा गया है, और 12 लाख से 18 लाख रुपए तक जिनकी आय है उनको रखा गया है बी ग्रुप के अंदर। इसके अलावा जैसे एच आई जी, हायर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप में 18 लाख से 20 लाख रुपए रखी गई है इनकम प्रति वर्ष के हिसाब से। इसमें जो पंजीकरण शुल्क रखा गया है, पंजीकरण राशि, वो प्रति भूखंड में 10,000 रुपये रखी गई है 45 वर्ग मीटर के हिसाब से। और 46 से अगर 75 वर्ग मीटर का जो भूखंड आवेदन होगा उसमें रखी गई 20,000 रुपये। और 76 से 120 वर्ग मीटर के लिखी गई 30,000 रुपये। और 121 से 200 वर्ग मीटर के लिए रखेगी 40,000। और इससे ऊपर का जो भी है उसके लिखेगी 50,000 रुपये वर्ग मीटर। तो इसके आगे हम चलते हैं। ये देखिए, इसमें जो सामान्य शर्तें हैं उसमें दे रखा है कि योजना में आवेदन करने के हेतु प्रक्रिया शुल्क 1,000 रुपये रखी गई है, जो क्या रिफंडेबल नहीं होगी। ये थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं, नॉन रिफंडेबल है। गवर्नमेंट ने पहले से बता दिया गया है। आपकी जो पंजीकरण लगी 10,000 के अलावा लगेगी, जो 10 प्लस 1 11,000 रुपये लगेगी, जिसमें 1,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसमें जो एक व्यक्ति द्वारा एक ही आवेदन किया जा सकता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन नहीं कर सकते हो आप इसमें। अगर आप अलग अलग आवेदन करते हो तो गवर्नमेंट आपके सारे फॉर्म निरस्त कर देगी, और जो राशि आपने जमा कराई वो भी जब्त कर ली जाएगी, संपूर्ण राशि जब्त कर लेगी। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि आजकल क्या है कि
थोड़े इसके अंदर काफ़ी होता है कि एक ही नंबर से आप काफ़ी अलग अलग मतलब काफ़ी अप्लाई कर देते हैं फॉर्म, जैसे 4-5 किसी ने अप्लाई कर दिए लालच के चक्कर, तो वो ना करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इसको कर लिया तो आपकी राशि भी जब्त हो जाएगी और सारे फॉर्म भी निरस्त हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे अपने और भी जो मेन टॉपिक है, जैसे इसमें एक ही मोबाइल नंबर है वो आपको यूज़ करना है एक आवेदन के लिए, एक आवेदन। इसके अलावा दूसरा आवेदन नहीं हो सकता, जैसे आप किसी अन्य फैमिली मेम्बर का किसी और का करो तो उसके लिए आपको दूसरे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। इसमें जो बैंक अकाउंट देना है वो चालू बैंक अकाउंट ही देना है, जिसमें ऐसा कि नहीं कि आपने बंद अकाउंट दे दिया, क्योंकि रिफंड इसी ही बैंक में होगा। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपका रिफंड नहीं हो पाएगा अगर आपने सही बैंक अकाउंट नहीं दिया है और इसे गलत आईएफएससी कोड दे दिया है तो। इसमें फ़िलहाल अभी इतना ही है और मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें जो आवेदन है वो आप ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं और गूगल पे जाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे बता देता हूँ, और भी मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र पे जाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट या फिर आप जेडी की वेबसाइट पे www.jad.rajasthan.gov.in पे जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये रखा है कि आप ई मित्र पे जाके ही करें। इसमें आवेदन के लिए जो पात्रता दी हुई है वो है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यूपी बिहार या फिर अदर आउट ऑफ राजस्थान के और आपने अप्लाई कर दिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप अपात्र घोषित हो जाओगे। इसमें जो आयु रखी गई है वो 18 साल से ऊपर होनी ही चाहिए, ये अनिवार्य है। इससे ऐसा नहीं है कि आप 18 साल से कम हो, आप अपने बच्चों का भी आवेदन कर रहे हो वो 18 साल से कम है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का कर दो, क्योंकि आपकी इनकम नहीं होता, आप अपने सोचो कि बच्चों का कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, 18 साल से ऊपर होना ही चाहिए। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक खाता होना अनिवार्य है, और ये बैंक खाता उसी का होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है, सेम उसी के नाम से, अलग नाम से नहीं होना चाहिए या किसी फैमिली के नाम से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपने नाम से आवेदन कर रहे हो, पिताजी का बैंक अकाउंट लगा रहे हो या माताजी का नाम लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा इसके अंदर। इसके अंदर एक चीज़ और है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई भी मकान या भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक विशेष रूप से ध्यान रखने बाकी है कि अगर आपने 10 वर्षों के अंदर कोई मकान वगैरह है तो आवंटित ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इसमें उम्मीदवार आप पात्र नहीं होंगे। तो जो इनकम ग्रुप रखा गया है वो इनकम भी अलग अलग रखा गया है इसके अंदर। इनकम का मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कौन से इनकम ग्रुप में आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर कितना है, 3 लाख रुपए। लोअर इनकम ग्रुप में 3 से 6 लाख, और मिडिल इनकम ग्रुप में दो कैटेगरी है, ए और बी। ए कैटेगरी में 6 लाख से 12 लाख और बी कैटेगरी में 12 से 18 लाख रुपए तक की, और एक हायर इनकम ग्रुप में 18 लाख से 20 लाख रुपए तक रखा गया है। इसके अलावा इसमें जैसे लॉटरी, अगर लॉटरी आपको मिलती है तो आपको लॉटरी की तिथि से, इसमें लिखा हुआ है लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंदर संबंधित जोन में कार्यालय में जमा कराना होगा पेमेंट। ठीक है। इसके लिए अलग अलग फॉर्म में आपको एक वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी पहचान के लिए मान्य होगा। इसके अलावा एक इनकम प्रूफ भी लगेगा, वो इसमें अलग से दिया हुआ है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, सबके अलग अलग इनकम प्रूफ है, वो इसी पीडीएफ के अंदर आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपकी लॉटरी निकलती है तो वो आप भर के जमा करवा सकते हो। अगर आप को लगता है कि आपने एक फॉर्म कर दिया और आपको बाद में लगता है कि नहीं अपन को नहीं करना है, तो आप अगर अपना आवेदन फॉर्म वापस भी ले सकते हो, लेकिन ये वापस ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ये इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहाँ से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको जेडी के ऑफिस ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ही ये वापस या निरस्त करना पड़ेगा इसको, और निरस्त करवाने पर आपकी 20% राशि काट ली जाएगी। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है इसमें। तो आवेदन वही करे जिसको एक्चुअल में आवेदन करना है, नहीं तो आपकी 20% राशि कट जाएगी इसके अंदर। ये देखो आप, अलग अलग फॉर्म है, इसमें अलग अलग घोषणा पत्र है, आय के हिसाब से अलग अलग है। तो आप ये देख